बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे जज्बातों का कदर करने के लिए और मुझे ख़ास जयपुर बुलाने के लिए, मेरे जज्बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू। सर आप टॉर्चर कैसे करते हैं लोगों को? जो मुझे तंग करता है उसे मैं लिक्विड वाइग्रा में डाल देता हूँ, पड़ा भी रहेगा और खड़ा भी रहेगा। सनी लियोनी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। सबसे बेहतरीन डायरेक्टर अब तक कौन रहे? मैं तलाश कभी तक जारी है मेरी कि सबसे बेहतरीन डायरेक्टर कब मिलेगा मुझे। कुछ ऐसे किस्से बताना चाहेंगे सलमान भाई के जो लोगों को अभी भी शायद नहीं पता है? एक बार आप उसके कान में फूंक दो अपनी तकलीफ, वो किसी भी हद तक जाएगा आपको उस तकलीफ से बाहर निकालने के लिए। हैसियत में, रुपए पैसे में, अमीरी में, सब में सारे लोग हम मौजूद थे और हर वो इंसान उनको अपना समझ रहा था। काश हर हिंदुस्तानी में 10% भी रतन टाटा आ जाए तो हमारा देश 1000 गुना ज्यादा तरक्की करेगा। क्या चीज़ मिस करते हैं सर? सोना कहाँ है सोना? इतने ज़्यादा इनसाइडर ऑलरेडी थे विद योर फैमिली बैकग्राउंड। देखिए ऐसा है कि बॉलीवुड कोई मेरे बाप की जागीर तो है नहीं और मुझे पान की दुकान चलाना नहीं। जज्बात को फॉलो कीजिए जैसे आप लोग मुझे फॉलो कहते हैं। फॉलो मी एंड जज्बात, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कैसा लगा? Okay guys, cut. Good job, Annie. That was good. सबके लिए पकौड़े लगा। पकौड़े, वो भी बारिश के बिना। बारिश। पकौड़े। बारिश। अब राजधानी बेसन में स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर लेजेंडरी एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट चैनल जस्ट बात। आज के हमारे लेजेंड, हमारे गेस्ट इस पॉडकास्ट के द ग्रेट शहजाद खान सर हैं और आज हम इनसे जो बात करेंगे उस कॉन्वर्सेशन को हमने बहुत रॉ रखने की कोशिश करी है, बिकॉज़ जो इन्होंने किरदार निभाए हैं बड़े पर्दे पे और छोटे पर्दों पे वो बहुत अपने आप में यूनिक हैं। ये द ग्रेट अजीत खान सर के बेटे हैं और इन्होंने अपनी कलाकारी से, अपने किरदारों से हम सब के करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों पे ये राज करते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे इनकी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, इनसे इनकी बहुत सारी अनसुनी किस्से। शहजाद खान सर, वेलकम टू जज्बात, वेलकम टू जयपुर। कैसे हैं सर आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे जज्बातों का कदर करने के लिए और मुझे ख़ास जयपुर बुलाने के लिए, मेरे जज्बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू। थैंक यू सर। सर आपने काफ़ी 90 से अगर हम स्टार्ट करें बात करना तो 90 से अंदाज़ अपना से चाइल्डहुड काफ़ी सारे टीवी शोज़ से लेके बहुत अलग अलग डिफरेंट किरदार निभाए हैं। तो ऐसी कौन सी मेमोरीज़ आपकी उससे रिलेटेड हैं जो आप बात करना चाहेंगे? सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं। मेरी दुख भरी दास्तान सुनाता हूँ मैं तुम्हें जी। ताकि लोग मेरे जज्बात को समझें। ऐसा है कि मैं एक बहुत ही बड़े नामचीन एक्टर के घर में पैदा हुआ, उससे मेरी तो गलती नहीं थी और उसके बाद पूरे घर में माहौल जो था वो बड़ा अच्छा था। मेरे फादर जो है अजीत साहब मरहूम हिटलर किस्म के इंसान थे, बहुत स्ट्रिक्ट, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर बशीर अली ख़ान साहब वो निज़ाम के आर्मी में थे, तो जैसी परवरिश उनकी हुई उन्होंने वैसी परवरिश मेरी की, क्योंकि मैं सबसे बड़ा बेटा था। तो
मैंने ये देखा कि ये तो सब ठीक है, और लेकिन तब से, जब से मैं पैदा हुआ और तब से होश, इनफैक्ट होश जब से संभाला मैंने, तो एक्टिंग जो है वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं कुछ नहीं होता था तो आईने के सामने खड़े होकर कुछ भी, जो स्कूल में जो हमें पोएम्स और जो वो दिए जाते थे वो इनैक्ट करने की कोशिश करता था, या उन्हें याद करने की कोशिश करता था, स्कूल की किताबों की पोएम्स। और क्योंकि मैं एक ठीक ठाक स्कूल में गया हूँ जिसका नाम बॉम्बे स्कॉटिश है, और वहाँ पर उस वक्त हम सोचिए ICSE हमारा बोर्ड था, जो बहुत ही टफ, दुनिया का सबसे टफ बोर्ड जो है वो ICSE। अभी तो CBSE और SSE और काफ़ी IGCSE काफ़ी बोर्ड था, उस वक्त 2 ही थे, SSE था या ICSE था। तो सारी चीज़ें मैं आईने के सामने करता था, कभी ये पोस्ट करूँ कभी वो पोस्ट करूँ। तो यहाँ से शुरुआत हुई। फिर रेडियो पे जो अगर आपको याद हो, खैर रेडियो पे उस वक्त प्रोग्राम्स आते थे, और ख़ास करके संडे के दिन में एक स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम आता था जिसमें एक बड़ी अच्छी आवाज़ होती थी उसका, तो मैं बहुत गौर से सुनता था और मैं विजुलाइज करता था, जैसे वो कैरेक्टर्स सुनाते थे वैसे मैं इनैक्ट करने की कोशिश करता था। तो अच्छा, उसके बाद ये कि भाई स्कूल में हमारे, क्योंकि मैं एक फिल्म बैकग्राउंड से हूँ, तो जैसे हमारे स्कूल में थिएटर में प्लेस करना क्लास में, तो सबसे पहले मुझे ही उठाया जाता था कि आपको ये कैरेक्टर करना है, वो कैरेक्टर करना है, ये। तो इस तरह से मैं और उसके अंदर जैसे होता है ना सिंकिंग सैंड, राइट, उसके अंदर मैं डूबता चला गया और डूबता चला गया, और मुझे लगा यार मैं शायद इसी चीज़ के लिए बना हूँ। ऊपर वाले ने मुझे मैं इसी काम के लिए भेजा है, लोगों का मनोरंजन करने, लोगों को दिल बहलाने के लिए। शुरुआत में मैंने कोशिश की, इत्तेफाक देखिए आप, जब मैंने पहले बार अपने फादर अजीत साहब से बात की कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा, मियाँ मैं आपके लिए कहीं फ़ोन नहीं करूँगा, जबकि उनके एक फ़ोन पे मुझे 10 फिल्में मिल जाती। बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है, और आप कोशिश कीजिएगा कि आप कहीं भी ये ना कहें कि आप अजीत साहब के बेटे हैं, ताकि आपको प्रेफरेंस मिले। आप जैसे रेगुलर एक्टर्स स्ट्रगलर्स जाते हैं, वैसे आप जाइए, स्ट्रगल कीजिए, आपकी किस्मत में होना है होगा, नहीं होना है तो हैदराबाद में खेती बाड़ी तो है ही, वहाँ जाके कर लेना। वो बात मेरे दिल को बहुत छू गई। मुझे लगा यार अगर ये पठान है तो मैं भी पठान हूँ। बिल्कुल। हाँ, मैंने कभी कहीं भी, जहाँ उस वक्त मेरे कुछ एक बड़ा स्कूल का बड़ा अजीज़ दोस्त था मेरा, आज वो बहुत ही बड़ा आर्किटेक्ट है, मुस्तफ़ा ईसा नाम है उसका। उससे मैंने कहा यार मुझे कुछ पैसे दे, उससे पैसे लिए, और भी 1-2 दोस्त से लिए, और मैंने एक फ़ोटो सेशन कराया। ओके। हाँ, फ़ोटो सेशन कराया, और उस वक्त आता था स्क्रीन, एक पेपर आता था, और एक ट्रेड गाइड मैगज़ीन आती थी, जिसमें पता चलता था कि कौन कौन साहब फिल्म बना रहे हैं, कौन कौन क्या कर रहे हैं। तो मैंने अपनी जर्नी फ़ोटो लेके ऑफिस टू ऑफिस शुरू की। तो मुझे किसी ने बताया, एक बड़ा उस वक्त बड़ा मशहूर स्टूडियो था दादर में, रूप तारा स्टूडियो। ओके। वहाँ पर सारे जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स थे उनके ऑफिस थी वहाँ पर। तो मैंने सुना कि अर्जुन हिंगोरानी साहब जो है, जिन्होंने धर्म जी को राइट ब्रेक दिया, वो एक फिल्म बना रहे हैं। तो मैं चला गया, पता किया कि भाई उस वक्त लैंडलाइंस होती थी, मोबाइल तो थे नहीं। बिल्कुल। तो मैं चला गया,
रूप तारा स्टूडियो, उनसे मैं मुलाकात करने। तो मैं वेट कर रहा था, अचानक पीछे से एक आदमी ने मुझे टैप किया। तो मैंने टर्न किया तो बोले साहब वो ऊपर एक साहब आपको बुला रहे हैं। तो मैं गया, फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस थी। जब तक अर्जुन रिंग और रानी साहब नहीं आए थे, और इत्तेफाकन वो उस दिन आए ही नहीं ऑफिस। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई एक डायरेक्टर से जिसका नाम था प्रताप शर्मा। ओके वो फिल्म बना रहे थे सोम मंगल शनि ओके जी, जिसमें 3 हीरो थे। पहला हीरो था हेमंत बिरजे, टार्जन। दूसरा उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप ये मंगल के रोल में हाँ, मंगल का रोल करे, मंगल खान का रोल करे। और शनि को NSD के एक्टर थे, उपेंद्र सूद, उनको लिया। बाकी कादर खान, विजेता पंडित, ये सब। मैंने बोला यार अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। हो गया। और हो गया, लाइफ सेट हो गई, बहुत। अब तो हीरो बन गया मैं। अब वो फिल्म की शूटिंग, एक फिल्म से तो कुछ होता नहीं है। मैं चाह रहा था कि भाई मैं रोज शूटिंग करूं। और मेरे वालिद साहब को जो दिखाऊं कि नहीं, मैं अपने पैरों पे खड़े होने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं। तो फिर मैं ऑफिस जाने लगा। सोमंगल शनि की शूटिंग शुरू हुई। हम अमेठी, जो उस वक्त राजीव गांधी की साहब की वो थी, कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ पर जाके हम लोग ने एक शेड्यूल किया, ये सब। तो फिर मैं वहाँ से आने के बाद मुझे पता चला कि नासिर साहब जो है वो फिल्म बना रहे हैं। उनका बेटा मंसूर खान डायरेक्ट कर रहा है। बोला वो तो मेरे घर के बाजू में ही है, उनके ऑफिस में, वो स्टूडियो के सामने। मैं वहाँ चला गया। तो चिट लिख के भेजनी पड़ती, तो मैंने चिट लिख के भेज दी। तो कुछ आधा पौना घंटा मैं वेट करता रहा बाहर, फोटोग्राफ्स लेके। और जब मेरा टर्न आया तो मैं गया अंदर। बोले क्या ये मियाँ क्या है? तो मैंने कहा मुझे, आप फिल्म शुरू कर रहे हैं, मुझे आपकी फिल्म में काम करना है। तो ले भाई हीरो का रोल तो मैं आपको नहीं दे सकता। बोला अच्छा। बोले भाई हीरो हमने फाइनलाइज किया। और बोला वो देखो वहाँ बैठा है। तो एक छोटे कद का एक लड़का बैठा था, जो आज आमिर खान कहलाता है। ओके। हाँ। तो मैंने देखा, मुस्कुराया। आमिर के साथ मैं कभी कभी क्रिकेट खेलता था। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे हीरो का नहीं, मुझे हीरो के दोस्त का दे दीजिए, विलेन का दे दीजिए, कुछ तो दीजिए। बोले ठीक है मियाँ, मैं आपको बताता हूँ, आपका एड्रेस और वो नंबर दीजिए आप। तो जब मैंने एड्रेस और नंबर दिया, बोले ये एड्रेस पे तो हामिद मियाँ रहते हैं, आप उनके घर में कैसे? मैं बोला इत्तेफाकन मैं उनका बेटा हूँ। तो उन्होंने खूब चिल्लाया और खूब कहा कि तुम पहले क्यों नहीं कहा तुमने ये? मैं बोला इसीलिए मैंने नहीं कहा क्योंकि उन्होंने मना किया कहने के लिए। और मैं बोला जैसे बाकी एक्टर्स संघर्ष कर रहे हैं, वैसे मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ। बोले ठीक है, कुछ मैं तुमको बताता हूँ। उसके बाद फिर 2-4 महीने के बाद फिर ऑफिस जाते रहे हम, और लोगों से मुलाकात करते रहे। फिर एक दिन नासिर साहब के वहाँ से आगे उनके प्रोडक्शन मैनेजर बोले चलिए, वो नासिर साहब ने बुलाया। तो कहे, बोले मियाँ ये फिल्म कर लो, बहुत अच्छा रोल है इसमें, हीरो के दोस्त का रोल है। शायद शाहिद खान नाम था कैरेक्टर का या क्या। और उसको बचाता है, ये है एंड में जब हीरो मार खा रहा है तो उसको बचाता है, और हीरोइन भी इनके वजह से मिलती है। तो बोले ये पिकनिक समझ के आप कर लो। बोलो ठीक है। तो फिर पहले हम लोग ऊटी गए, 30-40 दिन ऊटी में, फिर खंडाला में शूटिंग थी, फिर बेंगलोर
शूटिंग थी उसकी। फिर उसके बाद किसी ने मेरा नाम राम से ब्रदर्स को रेकमेंड किया। ओके। हाँ, तो उस वक्त विद नो ऑफेंस लोग कहते थे जो किया राम से सो गया काम से। मुझे नहीं पता था कि वो बात हकीकत थी। तो हेमंत बिरजे साहब ने एक फिल्म की थी उनके साथ, और हेमंत के साथ मैं ये फिल्म कर रहा था, सोम मंगल शनि। तो राम से वो वहाँ से कॉल आ गई। पुरानी हवेली एक फिल्म थी जिसमें एक्चुअली 2 हीरो की कहानी थी। एक दीपक पराशर, एक मैं। ओके। लेकिन दीपक पराशर जो है बहुत अच्छे, उनकी निकाह वगैरह रिलीज हो चुकी थी, और 2 हीरो थे हम लोग। फिर वो भूत आता है और ये सब चीज़ें, जैसे राम सो जो था, वो फिल्म मिल गई, उसकी शूटिंग। तो इस तरह से हम शूटिंग मतलब काम करते रहे। फिर एक फिल्म मैंने की जो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने वो फिल्म की। अगर आपको याद होगा तो गुलशन कुमार जी ने कुछ फिल्में लॉन्च की थी, लाल दुपट्टा मलमल का, और एक और कोई फिल्म थी बाहर आने तक, और हमारी भी उनमें से एक फिल्म थी अभी तो मैं जवान हूँ। तो ये 2-4 फिल्में उन्होंने लॉन्च की। तो अभी तो मैं जवान हूँ के प्रोड्यूसर थे विनय सिन्हा साहब, जो इत्तेफाकन अंदाज अपना अपना के भी प्रोड्यूसर थे। ठीक है। और उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे अमजद खान साहब, द ग्रेट लेजेंड। राइट, बिल्कुल। गब्बर सिंह तो और उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम। बिल्कुल। एक बहुत ही शानदार इंसान और शानदार कलाकार, जानदार। और जी, अगर किसी विलन को ओवरनाइट स्टारडम मिली है तो आई थिंक इट्स अमजद भाई एंड नोबडी एल्स। बिल्कुल। किसी विलन को ओवरनाइट स्टारडम नहीं मिली जो अमजद भाई को शोले के बाद मिली। बिल्कुल। तो मेरी खुशकिस्मती के इतने मशहूर और इतने मारूफ एक्टर के साथ साथ प्लस उनके साथ वहाँ एक वक्त पे हमारे पड़ोसी भी थे। मेरे जो नानी का घर था, घर के बाजू में था, बिल्कुल एक ही कंपाउंड में। और मेरे डैडी और मम्मी की शादी में उनका बहुत बड़ा हाथ था, मतलब अमजद खान की मम्मी का और डैडी का, क्योंकि मेरे डैडी वहाँ आते थे उनके घर पे। और क्योंकि मेरी नानी का घर पड़ोस में था तो मेरी मम्मी का आना जाना था, वहीं उनका इश्क हुआ और बहुत कुछ हुआ। उसके बाद जाके मैं हुआ। तो ये बात है। तो फिर वो फिल्म की मैंने। तो उस दौरान जो प्रोड्यूसर थे थोड़ी बहुत वो फिल्म डिले हो गई। उस वक्त तो भाई फिल्म अगर शुरू होती थी तो 3-4 साल से पहले ख़त्म नहीं होती थी, एक आम चीज़ थी वो। तो जो हमारे प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा अगली बार जब हम फिल्म बनाएंगे तो हम आपको ज़रूर लेंगे। तो मैं बोला ऐसे कम से कम 15-20 प्रोड्यूसरों ने मुझे कहा कि भाई यार इस फिल्म में कुछ नहीं, लेकिन अगली फिल्म जो होगी ना उसमें मैं। तो एक दिन मैंने एक प्रोड्यूसर से कह दिया, मैंने कहा सर पता नहीं मैं आपकी अगली फिल्म कर सकूंगा कि नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 25 अगली फिल्में कर रहा हूँ। ओके। 25 अगली फिल्में कर रहा हूँ, तो पता नहीं फिर भी कर लूँगा अगर अच्छा रोल होगा तो। तो ऐसा देख के बोले यार ये क्या बोल रहा है। मैं बोला मैं मजाक कर रहा हूँ। तो इस तरह से फिर वो उस फिल्म की वजह से मुझे मेरी ज़िंदगी की कह सकते हैं आप एक इंट्रोडक्शन क़यामत से क़यामत तक। इत्तफाकन देखिए जिस फिल्म में मैं हीरो था वो बाद में रिलीज़ हुई और क़यामत से क़यामत तक पहली रिलीज़ हो गई। उसके बाद पुरानी हवेली। अभी हाल ही में मैं एक साहब से मिला एक फंक्शन में, मुझे आके बहुत ही अदब से प्यार से बोले सर मैं आपके साथ एक फ़ोटो लेना। आजकल आपको पता है सेल्फी मेनिया। बिल्कुल। तो मैं बोला
लीजिए। तो बोले मैंने आपकी फिल्म देखी तो मुझे लगा अक्सर जो मुझे मिलता है तो वो अंदाज अपना अपना का जिक्र करता है, या हाल ही में मैंने सलमान के साथ फिल्म की भारत, उसका जिक्र करता है, या जो भी। उसने कहा कि मैंने आपकी पुरानी हवेली देखी। मैं भी चौंक गया। मैं बोला अच्छी फिल्में देखो मियाँ, तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता? तो वो भी हंसने लगी जैसे आप हंस रहे हो। तो ये जर्नी फिर मुझे तिरंगा मिली मेहुल कुमार जी की, और फिर हम काम करते गए। फिर मैं पुनीत इस्सर जी का नाम तो सुना होगा आपने, बिल्कुल बहुत सर, ही अभी हमने शूट करा उनके साथ पॉडकास्ट। हाँ। तो उनके फादर थे सुदेश इस्सर जी, जिन्होंने जब पहली बार मैंने वो टीवी फिल्म बना रहे थे, और उस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ 95, 94, 95 की, उस वक्त टीवी वाज कंसिडर्ड जैसे सौतेली माँ होती है ना, सिनेमा वाले टीवी को सौतेली माँ या वैसा ट्रीट करते थे, उससे दूर रहते थे। तो वो बड़ा अच्छा रोल था, मतलब है ना, अलग अलग किरदार करना भी ज़रूरी था, सिर्फ कॉमेडी या विलेनरी या अलग अलग जॉनर्स के। मुझे हमेशा शौक रहा कि अलग अलग जॉनर्स की फिल्में करूं मैं। तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा किरदार दिया, एक सरदार का कैरेक्टर दिया, यंग, ये वो सब। तो उसके बाद फिर मुझे किसी ने शायद, वो कहीं यहाँ एडिटिंग होती थी उस वक्त, तो लोग आते थे देखते थे। फिर उसके बाद मुझे एक बहुत ही अच्छी मल्टी स्टारर फिल्म मिल गई, धरती पुत्र, जिसमें मेरे ख्याल उस वक्त साउथ के सुपरस्टार पहली बार लॉन्च हो रहे थे, मामूटी साहब और ऋषि कपूर, जयाप्रदा, बहुत ही बड़ी स्टार कास्ट। और प्रोड्यूसर थे हमारे दिनेश पटेल साहब, जिन्होंने अजय देवगन को लॉन्च किया था। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से सिलसिला चलता रहा। फिर टीवी से मुझे एक मैंने कोई काउंटडाउन शो था, वो होस्ट किया था फिल्म फेयर, जैसे आजकल फिल्म फेयर अवार्ड्स आप देखते हैं, तो उससे उस वक्त फिल्म फेयर अवार्ड्स के पहले एक हफ्ते पहले कुछ प्रोग्राम आता था टीवी पे, और फिर उसके बाद वो अवार्ड्स। तो वो किया, तो मुझे फिर टीवी से ऑफर आने लगे। तो मैंने सोचा भाई एक्टिंग तो दोनों जगह करनी है, बिल्कुल, चाहे टीवी हो चाहे फिल्म हो। तो मैं फिर टीवी करने लगा। मेरी बड़ी हिट सीरियल्स रही, शाकला का बूम बूम, बिल्कुल, और बेकमैन ज़ूलाला, युग, बेताल पच्चीसी, और भी कहीं सीरियल्स है। अभी हाल ही में मेरी सीरियल चल रही है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बिल्कुल, उसमें कुछ 2 साल 2.5 साल से मैं कर रहा हूँ। डेंजर मनी कैरेक्टर है उसमें, तो इनफैक्ट नेगेटिव कैरेक्टर, लेकिन लोगों को बहुत पसंद आया है। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहा। और फिर मेरे वालिद साहब का 98 में इंतकाल हो गया, तो बहुत मुझे अफसोस हुआ। वो तो किसी को भी होगा, लेकिन मैं अपने वालिद साहब को, आप ये सोचिए कि मेरे लिए वो कभी ऐसा नहीं मुझे महसूस हुआ कि वो इस दुनिया में नहीं है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि वो मेरे इर्द गिर्द है, मेरे पास है, क्योंकि उन्होंने, हालांकि मुझे एकदम जैसे बोलते ना वो जैसे मिलिट्री में कैसी ट्रेनिंग दी जाती वैसी ट्रेनिंग दी, लेकिन उनकी हर चीज़ के पीछे एक सबक उस वक्त तो नहीं समझ में आता था। उस वक्त लगता था कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन आज वो सारी बातें उनकी, लेकिन वो जो कहते थे, मैं ना आग पे पट्टी बांध, मैं कभी ये नहीं पूछता था क्यों क्या। जो उन्होंने कहा, एक फरमाबरदार बेटे की तरह मैं उनकी सारी बातें, और मैं बहुत टूट गया था, बिखर गया था उनके
जब उस दुनिया से चले गए एक बेहतर दुनिया में, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं 7 टूम्स पे उनको हम लोगों में दफनाया जाता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं जाऊं और वो वहाँ से उनको निकाल के और कहीं छुपा के अपने पास से लेकिन वो इस्लाम में अलाउड नहीं है और ये सब नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अगर वो फिजिकली नहीं है तो रूहानी तरीके से उनकी रूहानियत तरीके से वो कनेक्टेड है मेरे साथ। और इत्तेफाक देखिए आपके आज मेरी पहचान, मेरी शनाख्त उनके वजह से है। बिल्कुल। और यहाँ तक कि ऊपर वाले ने लोग कहते हैं कि मैं उनकी ज़ेरोक्स कॉपी हूँ काफ़ी हद तक। बहुत कम आपको इतनी सिमिलैरिटी शायद बाप बेटों में मिले। मेरे ख्याल से शायद ही हमारे फिल्म इंडस्ट्री की बात करूँ मैं तो बहुत कम। और लोगों ने अंदाज़ अपना अपना को, और उसके बाद जो भी मैंने जब कभी उनकी आवाज़ का सहारा लिया, लोगों ने उसको बहुत बाखूबी एक्सेप्ट किया। मैं नॉमिनेट तक हुआ था फिल्म फेयर अवार्ड्स में उस कैटेगरी के लिए, सपोर्टिंग कैटेगरी। फिर इत्तेफाकन वो शक्ति कपूर को मिल गया, क्योंकि उनकी 2 फिल्में थी, एक अंदाज़ अपना अपना थी और एक शायद राजा बाबू थी या कोई और फिल्म थी। तो बहरहाल बड़ा खूबसूरत सफ़र रहा और अभी तक सफ़र कर रहे हैं। और बिल्कुल सर, इस इंडस्ट्री में रहना है तो आदमी को हर तरह के चीज़ें देखने को मिलती है, लोगों से मिलने मिलती ही है। और द शो मस्ट गो ऑन, जैसे राज कपूर साहब ने कहा। और आप देखिए मेरे फादर उन लोगों में से हैं जिन्होंने पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, रणधीर कपूर, शशि कपूर और करिश्मा कपूर ने 3-4 पीढ़ियों के साथ काम किया। राइट। सो फॉर्चुनेट ऑफ कोर्स टू हैव अ फादर लाइक हिम। और मेरे वालिद साहब की जितनी तारीफ़ करूँ तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे सूरज को चिराग दिखाने वाली बात। तो जहाँ भी है वो मुझे पता है देख रहे, और हमेशा मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मेरे साथ है और हमेशा रहेंगे, मेरे आखिरी सांस तक रहेंगे। बिल्कुल सर। जितना आपके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, जितना हमने रिसर्च करी, तो उसमें एक आपका और आपके फादर का जो बॉन्ड है, जो रिश्ता है, जो गहरियत है उस रिश्ते के अंदर में, वो हर जगह महसूस कर पाए हम। जिस तरीके से आपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में उनके बारे में बताया, आपने खुल के बोलते हैं आप उनके बारे में, जिस तरीके से एक रिलेशनशिप रहा है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो जनरेशन है सर हम लोग की, और जो अब जो नई जनरेशन्स आ रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं पेरेंटिंग जो है वो बहुत, उसके मायने बदल गए हैं। लोग वो रिलेशनशिप्स नहीं रख पा रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स भी कई बारी बच्चों के साथ रिलेशनशिप, वो बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। जो पहले एक रिस्पेक्ट होती थी, एक उसको कह लीजिए कि एक मतलब आँख का इशारा ही बहुत होता था। पिताजी बैठे हैं कमरे में, नहीं जाना, वो एक इज़्ज़त, एक रिस्पेक्ट दी जाती थी, एक डर होता था। वो आजकल ख़त्म हो गया। घर टूट रहे हैं, पेरेंट्स को बच्चे घर से बाहर निकाल देते हैं, रिस्पेक्ट नहीं रखते। उन लोगों को एक आपकी तरफ से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे एक रिलेशनशिप, और स्पेशली मैं उस रिलेशनशिप में फादर और सन का जो रिलेशनशिप है उस पर ज़्यादा देना चाहूँगा कि इस पे आप थोड़ा सा ज़्यादा खुल के बोलें। देखिए कितनी अफसोस की बात है कि एक माँ और बाप 6 बच्चे हो, 10 बच्चे हो, 2 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, उनको पाल लेते हैं, लेकिन एक बच्चा या ये वो 4 बच्चे या वो 6 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही अफसोस की बात है। और हमारे टाइम पे जैसे जब हम
हम भी किसी वक्त मैं तो अभी तक अभी भी बच्चे हैं सर। बच्चे हो लेकिन हमारे वक्त पे हमने कभी पूछा नहीं क्यों, चूं चा क्यों, ये कुछ नहीं, जो बोल दिया गया दैट्स द फाइनल, दैट्स द ऑर्डर। उसमें क्यों या हाँ या जो जो बोल दिया है दैट्स फाइनल, उस पर अमल करना है। और हमें तो इतनी भी इजाज़त नहीं थी, अगर मेरे वालिद साहब के दोस्त वगैरह आ जाते थे तो फ़ौरन हम कमरे से उठ के चले जाते थे। तो उनकी एक नज़र ही काफ़ी होती थी कि मियाँ अब आप तशरीफ़ ले जाइए, आपका यहाँ कुछ काम नहीं, क्योंकि बड़े लोग जब बैठ के बात करेंगे तो उनके अलग बातें होती है। हम ये सब चीज़ें एक्चुअली आपको बचपन में हमको, मतलब मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं, बाकी इस पूरे दुनिया के पेरेंट्स के लिए कहना चाहता हूँ कि आप लोग बचपन से बच्चों में एक सेंस ऑफ डिग्निटी डालिए, एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट डालिए। और एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि बाप और बेटा जिस दिन दोस्त बन गए उस दिन वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है। मैंने अपनी आंखों से कई ऐसे बाप बेटों के रिलेशनशिप तबाह होते हुए देखे। ओके। मतलब जब बाप और बेटा साथ में बैठ के, चलो शराब तक पी रहे वो एक बात ठीक है, लेकिन अगर बाप बेटा बैठ के लड़कियों की बात कर रहे या लड़की बाजी कर रहे तो वो बदतमीजी का दायरा हो जाता है। फिर वो बाप का जो एक रिश्ता होता है ना, जो एक भरम होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए बाप और बेटे और हर रिश्ते में एक दीवार होनी चाहिए ताकि बेटा उस दीवार को लांग के इस तरफ ना है और बाप उस दीवार को लांग के उस तरफ ना जाए। और दिन पर दिन ये सब कलयुग के आसार है। बिल्कुल, ये तो लिखा हुआ है। बस हमको ये देखना है कि मैं आपकी नज़र में कामयाब आदमी कौन है? कामयाब आदमी सर वो है जो अपने माँ बाप के साथ में उनके साये में रहते हैं और अच्छे कर्म करते हैं और किसी भी तरीके से पैसे के पीछे नहीं भागना, कर्म करना ही एक मूल सिद्धांत होना चाहिए, बाकी ईश्वर की इच्छा है। बहुत सही बात कही, बहुत अच्छी बात कही आपने। वरना आज की सोसाइटी में कामयाब उसे समझा जाता है जिसके बैंक बैलेंस, जिसके पास करोड़ों अरबों का बैंक बैलेंस हो, वो कामयाब नहीं है। कामयाब वो है जो आपने कहा, कामयाब वो है जो इस दुनिया में आया, अपना काम किया और बाइज्जत चला गया। बिल्कुल, बिना किसी को दुख तकलीफ दिए हुए। देखो आपके जाने के बाद या किसी के भी जाने के बाद दो ही चीज़ होती हैं, यार बड़ा अच्छा आदमी था बेचारा, या तो फिर लोग बोलते हैं अच्छा हुआ मरा साला। इससे आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड बाहर आ जाता है कि आपका किरदार जीते जी कैसा रहा। अभी सर कुछ टाइम पहले द ग्रेट लीडर और हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति श्री रतन टाटा सर का हुआ था, तो उस ड्यूरेशन के अंदर में एक चीज़ जो सबके जहन में आई और सबने देखी, नोटिस करी, महसूस करी कि छोटे से छोटे वर्ग से लेके बड़े से बड़े हैसियत में, रुपए पैसे में, अमीरियत में, सब में सारे लोग वहाँ मौजूद थे और हर वो इंसान उनको अपना समझ रहा था। तो वो शायद आई थिंक सामने वाले की आप कह लीजिए कि एक पूरा का पूरा ऑरा है कि उन्होंने किस तरीके से, एक हम्बलनेस है कि किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया है और लोगों के लिए समर्पित किया है उस चीज़ को। सर रतन टाटा एक मिसाल है। बिल्कुल सर, उनके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, वो एक मिसाल है। और काश हर हिंदुस्तानी में 10% भी रतन टाटा आ जाए तो हमारा देश 1000 गुना ज़्यादा तरक्की करेगा और हम सब में एक तब्दीली आ जाएगी दूसरे के सामने वाले की तरफ। आप ये सोचिए सर कि इतनी बड़ी 5 स्टार होटल है बॉम्बे में, ताज, उसमें किसी जानवर, पेट, स्ट्रे डॉग्स की कोई एंट्री कभी बैंड नहीं थी।
ऑस्ट्रेलिया अगर कोई आ जाता था ताज में तो उसको खिला के ही भेजते थे। तो मतलब कितना सोचना, मतलब इंसान तो इंसान अपने पेट्स के बारे में सोचना। बिल्कुल। मैंने एक वाक्य पढ़ा उनका कि वो शायद इंग्लैंड उनकी दावत की गई थी, इंग्लैंड में गए थे, हाँ। इंग्लैंड वो प्रिंस चार्ल्स ने प्रिंस बुलाया था। चार्ल्स की, Yes। तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनका जो पेट है उसकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब थी। बताइए साहब। सो ही वॉज वेरी, मतलब उन्होंने, प्रिंस चार्ल्स ने बोले कि दैट इज़ वॉट मेक्स रतन टाटा अ मैन। दैट एग्जैक्टली मेक्स रतन टाटा रतन टाटा। यस। वरना आज की तारीख में अगर थोड़ा सा भी रईस आदमी हो और वो गलती से फ़ोन करके, आजकल तो व्हाट्सएप पे लोग भेज देते दावतें, फ़ोन तक नहीं करते, बिल्कुल। फ़ोन कर दे तो आदमी 1-2 घंटा पहले चला जाता है उसको खुश करने। बिल्कुल। लेकिन साहब रतन टाटा, सर आप एक रॉयल फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, तो इसकी वजह से कभी आपको कुछ मदद मिली है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री में, जब या जो आप वर्किंग करा आपने अभी तक इतना? मैं एक्चुअली आपको सही बताऊं, मैंने जो कुछ ऊपर वाले ने मुझे दिया, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो कुछ देता है वो ऊपर वाला देता है, उसको भगवान कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, वही सबके पेट पाल रहा है। यहाँ तक कि ज़मीन के अंदर रहने वाले कीड़े तक को दाना वो देता है। तो जो कुछ ऊपर वाले ने दिया है वो मेरे वालिद और वालदा की दुआ के बाद मेरे संघर्ष से हासिल किया मैंने, और अभी तक संघर्ष कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल सर। देखिए इत्तेफाक, देखिए आप, मेरे फादर की सब लास्ट फिल्म थी गैंगस्टर, देव साहब के साथ। राइट। ठीक है, उनकी लास्ट रिलीज फिल्म जो थी वो गैंगस्टर थी, और देव साहब की लास्ट रिलीज फिल्म मेरे साथ थी जिसका नाम था चार्जशीट। ओके। तो व्हाट अ कोइंसिडेंस। बिल्कुल। और एक दिन मैंने अपने फादर से पूछा कि डैड, आप ये बताइए, आपने इतने सारी फिल्में की, इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, आपको सबसे ज़्यादा करीबी और मज़ा किसके साथ आया? बोले मुझे देव बहुत पसंद है। तो सोचिए, मतलब उन्होंने कितनी लंबी इनिंग्स खेली माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल सर। और उसमें उनको देव साहब। और एक इत्तेफाक देखिए, ये मुझे किसी ने बताया कुछ कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की टॉप 10 फिल्मों में सबसे पहले नंबर पे आती है मुग़ल आज़म। बिल्कुल। जिसमें मेरे दिलीप साहब और मधु बालाजी और मेरे फादर भी थे, जिनका बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था। बिल्कुल। और मुराद अंकल भी थे हमारे, पृथ्वीराज अंकल भी थे। और मेरी फिल्म अंदाज अपना अपना शायद 4थे या 5वें नंबर पे आती है। तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट आई थिंक। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इतनी कई फिल्में, मैं तो देखिए काफ़ी एक्टर्स जो हैं वो अपनी फिल्मों की गिनती रखते हैं। आप मुझसे पूछेंगे, मैं सच में कहूँ कि मुझे नहीं याद है कि मैंने कितनी की और कितनी रिलीज हुई, कितनी नहीं हुई, मुझे नहीं याद है। मुझे इतना याद है कि भाई काम जो है उसको इबादत की तरह करो बस, विथ योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड टू द मैक्सिमम ऑनेस्टी विथ योर वर्क। सर चाइल्डहुड मेमोरीज़ की अगर बात करें आपकी, तो स्कॉटिश स्कूल से आपने करा है, प्लस इसका अगर कंपैरिजन भी, वो अपने आप में बहुत नामी स्कूल रहा है सर अपने टाइम पे, आज भी है। आज के जो स्कूल्स हैं, जो मॉडर्न स्कूल्स अब बन गए हैं, अगर आप कंपेयर आपसे पूछा जाए तो कैसे करेंगे? सर हमने तो मॉडर्न स्कूल उस वक्त देख ली थी जब हम स्कूल में थे। देखिए हमारे स्कूल में
बहुत अच्छी स्कूल थी, बहुत पढ़ाकू बच्चे थे वहाँ पर, और मुझे पढ़ाई से सख्त नफरत थी। मुझे नहीं याद है कि मैंने 5th स्टैंडर्ड के बाद कभी एग्ज़ाम दिए हो, आप समझे। और इत्तेफाकन देखिए कि हमारे स्कूल से आमिर खान है, और ऋतिक थे, अभिषेक बच्चन, जॉन इब्राहिम, एकता कपूर, तुषार कपूर, और भी कई ये तो कला के फील्ड में है। उसके बाद कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो नासा में हैं और जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर है और जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो ये सब चीज़ें, और बहुत अच्छी स्कूल थी और बहुत अच्छी यादें हैं स्कूल के साथ के। ह्यूमर के लिए सर आपको जाना जाता है, और एक किस्सा आप ही की पूरी स्टोरी लाइन से हमको मिला है। वो एक पीटी टीचर के साथ का था जिनको आपने कोई ऐसी जगह ट्यूमर बता दिया जहाँ ट्यूमर होता ही नहीं है। एक्चुअली मुझे उस दिन पीटी नहीं करनी थी। वो बेचारे बड़े शरीफ पीटी मास्टर थे, उनका नाम मुझे आज भी याद है, महाजन, पी के महाजन नाम था उनका। यूपी के थे, यूपी से आए थे, और इंग्लिश में उनका हाथ तंग था। तो मैंने कहा, सर आई हैव गॉट ट्यूमर इन माई लेग, आई कांट डू एक्सरसाइज टुडे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। वैसे भी लंबों की अकल तो घुटने में होती है। सर बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो बॉलीवुड में आप इतने ज़्यादा इनसाइडर ऑलरेडी थे विद योर फैमिली बैकग्राउंड और जिस तरीके से आपके कनेक्शंस रहे हैं, बट आपने काम आउटसाइडर की तरह करा है, स्ट्रगलर की तरह करा है। वो एक चीज़ हमको थोड़ी सी और डिटेल जानने की इच्छा है। देखिए, ऐसा है कि बॉलीवुड कोई मेरे बाप की जागीर तो है नहीं, कोई ऐसी मिल या कोई दुकान तो है नहीं जिसे मेरे फादर ने ख़रीद लिया हो। मेरे फादर ने भी बहुत स्ट्रगल किया। ये उन्होंने वो उसी कॉलेज में, आपको पता है, मेरे फादर जब हैदराबाद में थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो उनसे 2 साल सीनियर नरसिम्हा राव थे उसी कॉलेज में या स्कूल में। और उनकी स्कूल में उनके टीचर्स सब कहते थे कि तुम व्हाट, ये आपको पता है हैदराबादी कैसे बात कर, तुम इधर तुम क्या करते जी, तुम जाओ फिल्म इंडस्ट्री में, तुम बॉम्बे चले जाओ, उधर तुम अच्छा एक्टिंग करेंगे, अच्छा बोलेंगे। तो वो उनको उनके टीचर्स ने बहुत इनकरेज किया। फिर आखिर में मेरे डैडी ने अपनी कॉलेज की किताबें बेच के वो आ गए बॉम्बे, और जूनियर आर्टिस्ट से शुरू किया उन्होंने, और फिर उनको एज अ हीरो फिल्म मिली अमरनाथ साहब की, और रेस्ट इज हिस्ट्री। राइट। तो आप समझिए कि मेरी भी कुछ वैसी मिलती जुलती कहानी है। यह है कि मैंने स्कूल की किताबें और ये सब नहीं बेची, लेकिन बहुत मेहनत की मैंने। कभी कभी तो गाड़ी होती थी और उसमें पेट्रोल डालने के पैसे नहीं होते थे, और हिम्मत नहीं होती थी कि मैं जाके अपने फादर से कहूँ या मदर से कहूँ कि एक उस वक्त पेट्रोल होता था 5-10 रुपये लीटर, राइट, कि मुझे 50 रुपये दे दो, मुझे पेट्रोल डालना है। तो मैं कभी काफ़ी टाइम पैदल भी चला गया, और हमारे घर के सामने बस स्टॉप हुआ करता था, चुपचाप बस में बैठ के चले गए, 2 स्टॉप पहले उतर गए। ये सब चीज़ें की है हमने, मतलब स्ट्रगल किया तो किया है। और मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि पैसे मांगने से बेटर है काम मांगो। एग्जैक्टली। भाई मुझे काम चाहिए, और आपके पॉडकास्ट के द्वारा मैं कह रहा हूँ कि मुझे काम चाहिए, मुझे काम दो। मैं आपको नाखुश नहीं करूँगा, विद बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज। काम दो भाई, काम दो, अच्छे काम दो, कुछ भी दो, लेकिन काम दो। सर पहले जिस तरीके से जो वो लाइफ आप लोगों ने जी है ना, वो बस में सफ़र, वो रोड साइड पे खाना, और वो इतना सुकून,
और आज अगर हम लाइफस्टाइल जो इतनी ड्रास्टिक 360 डिग्री चेंज हो चुकी है, जिसमें इतना भाग दौड़ है, हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, क्या चीज़ मिस करते हैं सर? एक्चुअली पहले प्रॉब्लम सारी शुरू होती है, मेरी दुख भरी दास्तान सुनो। यस सर। प्रॉब्लम सारी शुरू होती है फ़ोन से। पहले होते थे लैंडलाइन, आदमी फ़ोन करता था पूछने, भाई तुम ठीक हो, कैसे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है, खैरियत है, घर पे सब ठीक है। ये जब से मोबाइल आया है, आप किसी को भी फ़ोन करो तो सलाम दुआ के बाद उसका सेकंड अल्फाज ही होता है, कुछ काम था क्या। अब ऐसा लगता है कि सामने वाला आपको बिना काम के फ़ोन नहीं कर रहा है। आपको कुछ काम है तो ही आपने उसको फ़ोन किया है। राइट, बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही और प्लस हमारे ज़माने में इतना ये इंटरनेट और ये इंस्टाग्राम और ये किलोग्राम और ये नोटबुक, फेसबुक, आप समझ गए, बिल्कुल सर। ये सब नहीं थी। ऑटोग्राफ बुक होती थी जिसमें ऑटोग्राफ लिए जाते थे, और दोस्त स्कूल के जो होते थे उसमें जलील जलील बातें लिखते थे हमारे बारे में, या जिसकी बुक होती थी उसके बारे में। ये सब थी। दूरदर्शन एक चैनल होता था, और वो ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी। अगर वो उसके दो ऐसे सिंग जैसे एरियल निकलते थे, या कभी ऊपर तार पे बंधे हुए होते थे, शटर वाले हाँ, नहीं चले तो टीवी को 2-4 लाफे मारो, चलने लगती थी या बंद हो जाती थी। तो ये सब दौर था। फिएट गाड़ियाँ होती थी, एम्बेसडर गाड़ियाँ होती थी, बजाज का स्कूटर होता था। बजाज का स्कूटर, बताइए। और एक वो बजाज थे अंदाज अपना अपना में, जो मुर्गी और अंडे की बात कर रहे थे। स्कूटर की बात करनी चाहिए थी उनको। तो और ब्रांड्स अवेयरनेस नहीं था। यस। हर आदमी आज की तारीख में आधे से ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसको ब्रांडेड चीज़ चाहिए। अब मुझे बताइए, आप अगर आप ब्रांडेड चीज़ नहीं खरीद सकते तो क्या आप जी नहीं सकते? जीने के लिए तो आपको हवा चाहिए, ताज़ी हवा। सही है। तो और प्लस महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी आसमान छू रही है। बिल्कुल। तो हम सबको, आप, मैं, हम सबको मिलकर इसका सल्यूशन निकालना चाहिए। वो मुट्ठी भर लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो हमारे जज्बातों को, तकलीफ़ों को नहीं समझ पाते हैं, या उनके बस में नहीं है। तो बेहतर है कि हम सब मिलकर कुछ रास्ता निकालें ताकि हमारे देश का सुधार हो, लोगों के पास कम से कम। अब मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात। अभी फ्लाइट में मुझे 2 बच्चे मिले, 2 बच्चे नहीं, मतलब 30-35 साल के लड़के थे 2। वो आ रहे थे कुवैत से। अच्छा। तो ऐसे ही मैंने बातचीत शुरू की उनसे। तो बोले, सर आप यकीन मानिए, हम वो यहीं के हैं, राजस्थान में के शहर के हैं। बोले हम लोग इतने खुश है, इतना सुकून है, इतना वो है। और वो मुसलमान नहीं थे, वो लोग शायद राजपूत थे। बोले हमारा जो कुवैत का जो राजा है, वो उसका ये बोलना है कि मेरे शहर में, मेरे कंट्री में कोई भूखा नहीं सोएगा। बोला रोटी से सस्ती चिकन है। अच्छा। हाँ, रोटी से सस्ती चिकन है। देख कितने अच्छे ख्यालात है ये। हमें तो पता नहीं कि हमारे पड़ोस में जो रह रहा है उसने भरपेट खाया कि नहीं। राइट। सरकार को पड़ी नहीं है कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसके क्या क्या हो रहा है। सब अपने में लगे हैं। देखिए, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है सोने का गहना। बहुत जितने भी लोग आए उन्होंने इस देश को लूटने की कोशिश की। आप समझे। मैं कहता हूं कि अब एक सोच बदलनी चाहिए लोगों की। एक तो पास्ट में रहना लोगों को बंद कर देना चाहिए, और ये नफरत की राजनीति
कब तक और क्यों? इतने साल तक हम साथ में रहे, साथ में जिए, अचानक आप ये जातिवाद का ये सब क्यों कर रहे हैं आप बताइए मुझे एक छोटी सी बात। आज 2014 से 15 से पहले आप इबादत कर रहे थे, बिल्कुल, जो आप अब भी कर रहे थे वो तब भी कर रहे थे आप, तो और सेम अप्लाइज फॉर अस। हम जैसे पहले करते थे वैसे अब भी कर रहे हैं। आप खौफ में कर रहे हैं, आप डर के मार के कर रहे हैं, तो ये क्या है? या तो आप वो बन जाइए मिनिस्टर ऑफ रिलीजन और देश चलाने किसी मरहूम मनमोहन सिंह साहब जैसे लोगों को दीजिए जो देश की तरक्की करें। देशवासी हमारा भूखा ना सोए, हमें जो अनाज, हमारे अन्नदाता जो है फार्मर्स, उनकी हालत देखिए, रोज कोई ना कोई सुसाइड कर रहा है। ये सब चीजों पे क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? ये मंदिर, ये मैं बोलता हूँ अगर आपको ऐसा लगता है सब ले लो यार, लेकिन लोगों को भूखा मत सोने दो, लोगों को रोजी दो, काम दो। आज आप लोगों को मोहताज बना रहे हैं, एडिक्ट बना रहे हैं। किस चीज़ की? वो फलानी स्कीम लॉन्च करके आपके अकाउंट में फला पैसे आ जाएंगे, अगर आप लेडीज़ है तो आपके ये स्कीम वो स्कीम। क्यों? आप रोजी दो ना, काम दो। इतना पैसा है हमारे देश में, काम दो। बिल्कुल, देखो आप कोई भी हो, कितना कोई किसी को काम से जो आदमी के पास दो पैसे आते हैं उसकी बात ही अलग होती है। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें कि एक्टिंग अगर आप नहीं करते तो क्या ऐसा कौन सा काम है जो आप करना पसंद करते सर, या बिजनेस, एनी ऑफ? बिजनेस तो मैं कर नहीं सकता, ठीक है, मुझे पान की दुकान चलाने नहीं आती। लेकिन अब जो इस उम्र में आके, मैं वैसे सलमान खान से 1 साल छोटा हूँ। अच्छा, ये बात आपको बता दूँ, सलमान इज 1965 बॉर्न, मैं 1966 बॉर्न हूँ। क्या बात है सर। हाँ, वो दिसंबर की पैदाइश है, मैं अक्टूबर की पैदाइश हूँ। अब मुझे लगता है कि अगर मैं एक्टिंग के अलावा मैं देश सेवा और एक अवेयरनेस, प्यार मोहब्बत, अवेयरनेस और ये सब चीज़ें मैं करना चाहता हूँ। वॉलंटरी सर्विसेज, यस। नाइस। सर, आपके हिसाब से सबसे बेहतरीन डायरेक्टर अब तक कौन रहे? मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ। ओके। मुझे अभी तक नहीं मिला। अगर आपको मिल जाए तो मुझे प्लीज़ उसमें अच्छा सा रोल दिला दीजिएगा। मैं तलाश कभी तक जारी है मेरी कि सबसे बेहतरीन डायरेक्टर कब मिलेगा मुझे। सर, 90s की अगर बात करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी एक्टर्स को, प्रॉपर ट्रैवलिंग, वैनिटी वैन इश्यूज़, है ना, इतना सब कुछ नहीं मिलता था जो आज के एक्टर्स और जितने भी को एक्टर्स और जितना भी स्टाफ है उनको वो सारी फैसिलिटीज़ पहले मिलती हैं। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से पहले चीज़ें होती थी और अब तो हम सबको पता है, लाइक बिग लैविश थिंग्स। इनफैक्ट मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको, हकीकत बोलना चाहूँगा कि पहले लाइफ ज़्यादा सिंपल थी। एक प्रोडक्शन मैनेजर होता था, एक सेक्रेटरी होता था, ठीक है, वैनिटी वैन्स नहीं थी, मेकअप रूम्स होते थे। कभी मेकअप रूम्स अगर आउटडोर में शूट करें, मेकअप रूम नहीं तो बड़ी बड़ी छतरियाँ होती थी, फैंस होते थे। वो भी दिन हमने देखे हैं। ऐसी बात नहीं, खेतों में, खलियानों में, दुबई के रेगिस्तानों में हमने शूटिंग किया है। तो दुबई में एक दिन हम लोग शूटिंग कर रहे थे, जैकी मैं, विश्व विधाता फिल्म की, तो लाइटमैन जो है वो नाराज़ हो गए धूप में, मतलब रेगिस्तान में धूप, दोपहर में। वो क्यों नाराज़ हो गए साहब? बोलो वो स्वीट डिश नहीं मिला मुझे। अच्छा। उस पे
तो प्रोड्यूसर ने कहा कि तू क्या घर पे रोज स्वीट डिश खाता है जो तेरे को इस रेगिस्तान में तेरे को स्वीट डिश बोला है? मेरा 1,000 या 2,000 दिरहम पर मिनट का मेरा खर्चा हो रहा है और तेरे को स्वीट डिश याद आ रहा है। जबकि हमारे जिस्म के हर कोने कोने से पसीने निकल रहे हैं। तो वो स्वेट डिश निकल रही थी, उनको हाँ, स्वीट डिश चाहिए थी। एग्जैक्टली स्वेट डिश हम स्वेट डिश बने हुए थे, उसे स्वीट डिश चाहिए था। तो आई थिंक थिंग्स वर मोर सिंपलर और फिल्मों के बजट्स बहुत कंस्ट्रेंड होते थे, अनलेस के किसी वजह से डिले हो जाए या। अब तो आप देखिए आज फिल्में हिट होने के बावजूद भी प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं आ रहे, नहीं आ रहे सर, बिल्कुल। क्योंकि हर हीरो के साथ एक पूरा एंटोराज चलता है। मतलब उस वक्त नहीं होता था ऐसा, एक मेकअप मैन होता था, एक स्पॉट बॉय होता था, हीरो का एक ड्राइवर होता था और ड्रेस वाला तो वही होता था सबका कॉमन। आई थिंक चीज़ें उस वक्त ज़्यादा सिंपल थी, अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। सर क़यामत से क़यामत तक की अगर हम बात करें तो उसमें एक हम पढ़ रहे थे एक चीज़ कि उसकी एक हैप्पी एंडिंग होने वाली थी, बट उसमें डायरेक्टर्स जो थे वो एक डायरेक्टर चाह रहे थे कि हैप्पी एंडिंग हो और एक चाह रहे थे कि सैड एंडिंग हो। क्रू भी डिवाइड हो गया था, है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके बारे में आपसे पूरी बैक स्टोरी समझनी है सर। ये बैंकॉक वाली हैप्पी एंडिंग तो नहीं है? नहीं नहीं सर। हैप्पी एंडिंग तो थी, होने वाली थी, वो शूट की गई थी। एक्चुअली क्या हो गया कि वो फिल्म जब डिस्ट्रीब्यूटर्स देखने लगे तो उनको लगा कि ये पूरी पिक्चर में जो है ये मार खा रहा है ओके। हीरो। तो कहीं हीरो को उस वक्त तो अलग वो था, दौर था। बिल्कुल। उस वक्त हीरो मतलब धर्म जी, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना साहब, ये सब ना ये आते थे। तो ये एक मुख्य मतलब तो नासिर साहब वाज द प्रोड्यूसर एंड मंसूर साहब की पहली पिक्चर थी वो। तो उन दोनों में ये चलता रहता था। पर एट लास्ट मंसूर साहब का की जीत हुई। वो सैड एंडिंग, वो रोमियो जूलियट और वो सब सैड, और ठीक ही हुआ जो कुछ हुआ। आज हमारे पास जितने अच्छे एक्टर हमें मिल गए उस फिल्म की वजह से, जिसका नाम है शहजाद खान, आमिर खान नहीं। बिल्कुल सर। नहीं, आमिर भी ऑफ कोर्स, जूही चावला, बहुत सारे एक्टर्स उस फिल्म से निकले। कैसा एक्सपीरियंस रहता है सर जब इतने सारे एक्टर्स एक मूवी में होते हैं, एक फिल्म में होते हैं, किरदार अलग अलग निभा रहे होते हैं, तो जो सेट का क्या माहौल रहता है सर? देखिए, अगर आपका डायरेक्टर अच्छा हो ना, समझदार हो, थोड़ा टेंशन कम देने वाला हो, तो माहौल बड़ा अच्छा रहता है सारा। देखिए, हम कितना भी बड़ा एक्टर हो, सिवाय आज के कुछ 2-3 लोगों को छोड़कर, बाकी सारी चीज़ें डायरेक्टर पे कल डिपेंड करती है। ओके। क्योंकि फिल्म जो है, जो आप और हम पर्दे पे देखते हैं, वो डायरेक्टर के विजन से देखते हैं। वो इस चीज़ को, इस सब्जेक्ट को कैसे देखता है, कैसे या दिखाना चाह रहा है। हाँ, किस नज़रिए से वो खुद देख रहा है, उस नज़रिए से वो पब्लिक को पिक्चर दिखाता है। डायरेक्टर अच्छा हो, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड ना हो, तो बड़ा प्लेजेंट माहौल रहता है। शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो उसमें क्या होता है, आर्टिस्ट भी थोड़ा सा नर्वस आ जाता है और सोचता है यार जल्दी काम खत्म करो और निकलो, आईडेक्स में लो, काम पे चलो, फिर उस वाला माहौल हो जाता है। तो जब ऊपर वाले ने एक हाथ में 5 उंगलियां एक जैसी नहीं बनाई, तो बिल्कुल। एक सर जो एक और आपकी बहुत ही फेमस मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उसमें जो गोविंदा सर का जो कैरेक्टर रहा है,
और अमिताभ सर जो का जो कैरेक्टर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ बोली गई है, देखी गई कि गोविंदा सर का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा, मतलब उनका प्रेजेंस फील हुआ लोगों को ज़्यादा रादर देन अमिताभ बच्चन सर के प्रेजेंस से। तो ऐसा कुछ बाद में हुआ था कि दैट अमिताभ सर ने बोला था शायद कि हम दोनों को खुले मैदान में छोड़ दो। देखिए अब दोनों बहुत बड़े बिल्कुल सर, लेजेंडरी एक्टर्स हैं ऑफ कोर्स। लेजेंड्स हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बिल्कुल। लेकिन ये है कि हम तो सर, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट इनसाइड स्टोरीज जानना चाह रहे हैं, दैट्स इट। और ऑफ कोर्स इन दोनों ही एक्टर्स या किसी भी इनफैक्ट अदाकार या एक्टर के लिए हमारे मन में कोई वो नहीं है। इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल पॉडकास्ट, और हम लोगों तक वो ऐसी स्टोरीज सुनाना चाहते हैं जो उनको नहीं पता लगती। ये होता था कि बच्चन साहब आ जाते थे 9 बजे, राइट। और चीची साहब का 2-4 बजे आना। लेकिन हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, डेविड धवन साहब। वो ना आर्टिस्ट को, चाहे बच्चन साहब हो चाहे, वो इतना बेसी रखते थे कि पता ही नहीं चलता था कि दूसरा हीरो अभी तक आया नहीं है। अच्छा। इसीलिए तो मेरे ख्याल से गोविंदा साहब की मैक्सिमम हिट फिल्में डेविड धवन के साथ रही। बिल्कुल, क्योंकि वही बराबर, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए बने। बिल्कुल। आज भी मैं कहता हूँ गोविंदा साहब बहुत अच्छे, चीची भैया कहते हैं चीची उनको, भैया, बिल्कुल। बहुत अच्छे एक्टर हैं। मैं और उनको रीलॉन्च जो है मेरे ख्याल से डेविड साहब ही कर सकते हैं। वो दोनों आंखों का इशारा समझते, जब एक्टर डायरेक्टर आंखों का इशारा समझ जाए तो इससे अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो सकती। बिल्कुल। हाँ, किस्से तो बहुत है उसके। हम लोग रामोजी में शूटिंग कर रहे थे, तो चीची भैया आए और डेविड जी से कहा कि मैं भाभी आ रही है, मैं जा रहा हूँ पिकअप करने। रामोजी से एयरपोर्ट उस काफ़ी दूर था। पता चला वो बॉम्बे चले गए। अच्छा। हाँ, बोले यार मैं बॉम्बे आ गया हूँ, मैं कल आता हूँ। पता नहीं 3 दिन बाद आए वो। हाँ, तो ये तो चीज़ आम चीज़ है। अच्छा। हाँ, और गोविंदा साहब का तो ऐसा, चीची भैया का तो ऐसा था कि भाई 3 प्रोड्यूसर को एक ही डेट देते थे, उनका मूड होता था उसके वहाँ चले आते थे, बाकी 2 वेट करे कि अब आएंगे अब आएंगे। तो ये तो सब चीज़ें की है उन्होंने। ओके। अब हम तब से वेट करें कि पार्टनर के बाद पार्टनर 2 आए। बिल्कुल हम सर, सब देखना चाह रहे बिल्कुल चीची सर। भैया वापस इन एक्शन। बिल्कुल देखना चाह रहे हैं। इतना हमारा मनोरंजन किया Right. उन्होंने, इतना हमने सीखा। मैंने भी उनके साथ, मैंने लास्ट फिल्म मेरी उनके साथ थी लूट, जो सुनील शेट्टी साहब उसके प्रोड्यूसर थे। तो एक इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल। चीची भैया एक इंस्टीट्यूशन है, बच्चन साहब एक इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल। उनसे सीखते हैं, हम सीखते हैं, हम अपकमिंग एक्टर्स जो है सीखते हैं इंस्टीट्यूशंस से। सर, दोस्ती का जब जिक्र होता है तो आपके जहन में, आपके अंदर सबसे पहला नाम किसका आता है सर? भाई मेरे कड़की के ज़माने का दोस्त, इनफैक्ट कड़की तो अभी भी चल रही है, लेकिन वो कहते हैं ना, वाकई में जो कड़की के ज़माने का दोस्त थे वो 2 थे। स्कूल में मैंने जिसका नाम लिया, मुस्तफ़ा, ईसा और सलमान खान, ये मेरे कड़की के ज़माने के दोस्त थे। मतलब 10-10 रुपए की कड़की होती थी, क्योंकि उस वक्त इतना पॉकेट मनी नहीं मिलता था। अब 100 रुपये मिलते थे उस वक्त। अब 100 रुपये में पूरा महीना कैसे चलाएगा? बिल्कुल सर। कैसा कोई आदमी चला सकता है भाई? पॉपकॉर्न भी खाना है, गर्लफ्रेंड को कोल्ड ड्रिंक भी पिलाना है, सब कैसे अकोमोडेट करें हम? तो फिर हमारे घर के बाजू में ही वो सीरॉक होटल नई बनी थी, तो वहाँ जाके वहाँ की कॉफ़ी शॉप में बैठ के क्लब सैंडविच भी खाना है। वो 100 रुपये का तो साला क्लब सैंडविच आ जाता था। बिल्कुल। एक दिन तो वो इमरान खान वगैरह आए हुए थे उस वक्त, 80s की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं, सलमान और भी 2-3 थे, हम लोग गए सिर्फ उनको देखने के चक्कर में कि ये क्रिकेटर्स
ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कैसे लगते हैं, वाकई में इतने, जैसे कहा जाता है कि इतने हैंडसम है ये, कॉफ़ी शॉप में बैठ गए, क्लब सैंडविच ऑर्डर कर लिया, और बाकायदा बिल है ना, हम लोग जैसे चिल्लर निकालते हैं किसी फ़कीर को लूट के, कैसे यहाँ से 10 की नोट, यहाँ से 5, यहाँ से 2, ऐसा करके लोगों ने बिल भर। और अक्सर ये होता था, मतलब ये चीज़, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, बिकॉज दैट वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट। आप कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे किस्से बताना चाहेंगे सलमान भाई के, जो लोगों को अभी भी शायद नहीं पता है? बहुत सारी चीज़ें तो पता है सर पब्लिक डोमेन में, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं पता है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यारों का यार है वो। एक बार आप उसके कान में फूंक दो अपनी तकलीफ़, वो किसी भी हद तक जाएगा आपको उस तकलीफ से बाहर निकालने के लिए। कहते हैं ना, मर्द, अगर कोई मर्द है, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स, और भी अच्छे अच्छे लोग हैं, एक्टर्स हैं, लेकिन मेरा जो अब तक का जो पाला हुआ है वो, गॉड ब्लेस हिम, अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे, उसकी हिफाजत करे, और वो खूब उसको ऊपर वाला दे, इतना दे, क्योंकि जितना उसको ऊपर वाला देता है वो उतना ही बांटता है। खुशियाँ, पैसे, जो ज़रूरतमंद है उनको, वो उनकी पूरी फैमिली, सलीम अंकल, ये लोग इतना ख्याल रखते हैं और बेलोस करते हैं साहब। अच्छा, मतलब उनको कोई लालच नहीं है, वो किसी वो वहाँ पर जब सलीम अंकल वॉक पे निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक पे, तो भीड़ लगी रहती है लोगों की, कैंसर पेशेंट्स की, हार्ट पेशेंट्स की, जिनके पास पैसे नहीं होते, तो ये अपने फाउंडेशन से उनको हेल्प कर दी। तो जो सलीम अंकल करते, वो सलमान कितनी चैरिटी करता है बंद मुट्ठी, जो इस हाथ से करता है, इस हाथ को पता नहीं चलता है, जिसका अकाउंट ऊपर वाले के सिवा किसी के पास नहीं है साहब। ही मैं तो कहूँगा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, इतना दिल का नरम है, इतना दूसरों का दुख समझने वाला है, दूसरों का दुख समझने वाला। आज देखिए ना, कोई भी जाता है उसके पास, वो खड़ा हो जाता है उसके लिए। वैसे ही मैं चाहूँगा कि जो भी लोगों को गलत फहमियाँ हैं उसके बारे में, वो भूल जाए, वो जो भी नादानियाँ उससे हुई है। देखिए, हम इंसान हैं, हम गलती का पुतला है, हमसे कभी ना कभी जाने अनजाने में गलतियाँ हो गई, या उसको भूल जाइए। ये देखिए कि एक आदमी जो है, उसके वजह से कितने घर ऊपर वाला ने उसको ज़रिया बनाया है, लोगों के घर चल रहे हैं, लोगों की तकलीफ़ें दूर हो रही है, सिर्फ घर नहीं, लोगों की तकलीफ़ें दूर हो रही है, वो भी बंद मुट्ठी। वरना तो आपने कोविड में देखा होगा, एटलीस्ट हमने तो देखा कि जो कोविड में एक्चुअली असली पता पहचान हुई कि वाकई में तकलीफ़ क्या होती है, बड़े हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, तकलीफ़ क्या होती है। बिल्कुल। जिनकी EMIs थे, उनकी EMIs की वजह से गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें चली गई। बिल्कुल। तो जब शुरुआत में जब लोग राशन और ये सब चीज़ें बांट रहे थे, तो बाकायदा सामने वाले का मास्क नीचे उतार के वो लोग देते थे, बिल्कुल, दिखाने के, देखो मैंने, मतलब आप दे के सामने वाले को बेइज्जत कर रहे हैं, इससे अच्छा आप मत दीजिए। तो ये सलाहियत है उसमें, ये है, वो चुपचाप और बोलेगा कि भाई मेरा नाम नहीं देना। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बाकी लोग नहीं करते हैं, करते होंगे, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस, तजुर्बा रहा है, वो सलमान। बिल्कुल सर। दो एक्टर्स जिनकी ऑलरेडी अभी हमने बात करी सर, एक गोविंदा सर और एक सलमान भाई।
इन दोनों के बारे में एक चीज़ और कही जाती है, कॉमन है, जो कि है शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं कई बारी। ऐसा हमने पढ़ा है सारी चीज़। तो क्योंकि आपने दोनों के साथ में बहुत काम करा है, तो हम जानना चाहेंगे कि कितनी सच्चाई है इन बातों में। सर देखिए, अब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बिल्कुल। और क्या होता है कि अब उस ऊंचाई पे आने के बाद आदमी के दिमाग में 100 चीज़ें चलती रहती हैं। तो कोई अगर कहते हैं ना गलत नफ्स दबा दे या दुखती रग दबा दे, तो आदमी रिएक्ट करता है। राइट। और कभी कभी आदमी चाहता है कि उसको अपनी स्पेस मिले। तो वो नेचर पर्सन टू पर्सन है, बिल्कुल। और उनका हक है, उनका अधिकार है। ओके, ये भी तो देखिए कि वो सलमान साहब जो है वो कितना वो कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर उसको ऊपर वाला दे रहा है तो वो उसके बंदों का ख्याल भी तो रख रहा है। सर 1998 में घरवाली और बाहरवाली जो मूवी रिलीज़ हुई आपकी, और उसी ड्यूरेशन में आपके फादर साहब की डेथ हुई थी, तो उस पूरे इंसिडेंट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं एक्चुअली शूटिंग कर रहा था और मुझे फ़ोन आया कि उनको हॉस्पिटल ले गया हॉस्पिटलाइज है वो, और कुछ ही देर में वो दुनिया से चले गए। अच्छा। और मैं बॉम्बे में था, वो हैदराबाद में थे। हैदराबाद में उनका इंतकाल हुआ। और वो हैदराबाद के थे और उनकी ख्वाहिश थी कि वो हैदराबाद में ही उनकी मिट्टी हो। वो हैदराबाद से बहुत प्यार करते थे। मतलब हैदराबाद उनकी जान थी, और उसी हैदराबाद ने उनकी जान ली, और आज वही की मिट्टी में वो महफूज हैं। फादर से सर वैलिडेशन या फादर से एक एप्रिसिएशन कह लीजिए, है ना, मतलब क्या चीज़, मतलब इतना आसान होता था, या कभी किस तरीके से मिला है? एप्रिसिएशन तो मुझे कभी नहीं मिला। एप्रिसिएशन तो कभी नहीं मिला। और आज मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि जिस दिन वो अप्रिशिएट कर लेते उस दिन मैं सोचता कि मैंने आई हैव अटेंड निर्वाणा। हो सकता था वो अब समझ में आता है कि वो चाहते थे कि मैं और बेहतर और बेहतर और बेहतर करता जाऊँ। सर पहले जो पेरेंटिंग रही है ना, जैसे फादर, मेरे भी जो फादर हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हैं बच्चों को, और ये मैंने भी फील करा है। और उसके पीछे रीज़न उनके बहुत सारे रहते हैं। तो कुछ बिकॉज़ आज आप हैं और आपसे बेहतर इसको कोई नहीं समझा सकता लोगों को, तो मैं चाहूँगा कि एक ये और चीज़ हम लोगों तक आपके थ्रू ही मैसेज पहुँचाएं कि क्या फीलिंग होती है और किस तरीके से, उस लॉजिक क्या होता है उनका क्यों नहीं करने का है। देखिए, सबसे जो मुझे जो बात समझ में आई इस उम्र पे के कगार पे आने के बाद, कि इसीलिए अप्रिशिएट नहीं करते हो ज़्यादा, क्योंकि बच्चा फिर कुएं का मेंढक बन के रह जाएगा। बच्चा हो या बच्ची जो भी हो, वो कुएं का मेंढक बन के रह जाएगा। वो ये सोचेगा कि बस अब मैंने किला फतेह कर लिया। जबकि जिंदगी, पूरी जिंदगी, आपकी आखिरी सांस तक ये जिंदगी एक संघर्ष है। आपने वो देखा होगा, जो हम हॉस्पिटल जाते तो वो निकालते ना, वो क्या होता है वो जो ईसीजी ईसीजी का ग्राफ देखा है आपने? ऊपर नीचे चलता रहता है वो। तो जिंदगी भी वही है, कभी दाल दाल, कभी पात पात। हर दिन जो है एक जैसा नहीं होता, ऊपर नीचे होता रहता है। इसी का नाम जिंदगी है। और इसको बड़े जो होते हैं, इसीलिए तो बड़े कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग जो पेरेंट्स होते हैं, वो हमारे से
उम्र में ही बड़े नहीं होते, तजुर्बे में भी बड़े होते हैं। बिल्कुल। तो उनको तजुर्बा होता है जो हम पे अप्लाई होता है। अप्लाई होता है। सर कभी डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट करा है आपको जानने के बाद कि आप किनके बेटे हैं? रिजेक्ट तो एज सच नहीं किया, लेकिन उनको लगा, मैं बात करूंगा राजकुमार संतोषी साहब की, जिनके साथ मैंने मेरी बहुत ही कामयाब फिल्म की, जिससे मुझे अंदाज़ अपना फिर एक और फिल्म की उनके साथ जो बॉबी देओल की सबसे पहली पिक्चर थी बरसात, उसमें कैमियो किया मैंने और विजू ने। फिर लिटरली एक स्ट्रगलर की तरह मैं उनके पीछे पड़ गया। वो एक फिल्म बना रहे थे घातक, सनी देओल, पहले कमला हसन थे उसमें, फिर शायद सनी देओल को लिया उन्होंने। तो उसमें वो डैनी के 6-7 भाई थे। तो मैंने कहा मैं डैनी साहब का रोल नहीं चाहिए मुझे, और जो भाई है वो, इतना मैंने कन्विंस किया, मेकअप वैसा किया, गेटअप वैसा किया, इतना उनको कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुए कन्विंस। बोले तुम सड़क के गली के टपोरी नहीं लगते हो। अब नहीं लगते तो नहीं लगते। तो वो बात इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इतना मतलब इनके साथ 91 में शुरू हुई अंदाज अपना 94 में, मतलब 3-4 साल हो। और बरसात तो खैर 1-10 दिन में शूटिंग हुई थी उसकी, लेकिन इतना लंबा सफ़र तय करने के बावजूद मुझे नहीं लिया गया उसमें। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और मैं एक चीज़ जानता हूँ कि अगर ऊपर वाला कोई चीज़ आपको नहीं देता है या आपको नहीं मिलता है, तो हो सकता है कोई बेहतर चीज़ आपको देना चाहता हो। बिल्कुल। वो चीज़ सोच के अपने आप को संतुष्टि दे दो बेटा, और कोई रास्ता नहीं है। सर अर्ली 2000 में आपने एक एक्टिंग के बाद में जो एक राइटिंग की दुनिया में कदम रखा विद अ सॉन्ग राइटिंग, असली लियोन वाला जो सॉन्ग था, तो उसके बारे में क्या स्टोरी थी? हाउ लाइक दिस हैपेंड कि एक्टिंग के बाद में सर सॉन्ग? एक्चुअली क्या हो गया कि मेरे 98 में मेरे फादर का इंतकाल हो गया, और मैं सोच रहा था इनको ट्रिब्यूट कैसे दिया जाए। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा एक म्यूज़िक एल्बम बनाते हैं, और उसका नाम मैंने रखा असली लॉयन मिक्स। और उसमें मैंने उनकी फिल्मों के नाम, उनके डायलॉग्स और सब वो लिख के, हमारे एक दोस्त थे उन BMG क्रिसेंडो कंपनी, उनके पास गया, इत्तफाकन उनको अच्छा लगा। और देखिए जब ऊपर वाले को जब चीज़ करनी होती है, उससे पहले शायद गब्बर मिक्स आया था या कुछ, वो काफ़ी हिट हुआ था। तो उनको लगा यार ये भी एक नई चीज़ है। दैट्स हाउ असली लॉयन मिक्स। ओके। और उस वक्त मैं आपको बता दूं कि 8,000 उसके कैसेट्स बिके। अच्छा। और 3,000 सीडी हैं, जबकि उस वक्त सीडी बहुत एक्सपेंसिव थी। हाँ, बहुत एक्सपेंसिव थी। हाँ, बिल्कुल फॉर नॉन सिंगर। बिल्कुल। तो आप लोग जान लीजिए कि मैं गा भी सकता हूँ और रुला भी सकता हूँ, और आपसे जो है गवा भी सकता हूँ। यस यस। सर राजेश खन्ना साहब ने आपकी एक, हमको जो पता चला दैट आपने एक मूवी डायरेक्ट करी या मे बी बनाई, तो उसमें उन्होंने एक रोल अदा किया था, पूरा सारी चीज़। तो वो मूवी कैंस फेस्टिवल में भी गई। तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है सर? भाई मेरी 2-3 फिल्में कैंस फेस्टिवल में नॉमिनेट हुई है, और अब तक उनके रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ मैं। एक हमारे दोस्त थे, वो फिल्म बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट थी उनके पास, और मैं बोला चलो बनाते हैं, मिलके बनाते हैं। और
उसका नाम पहले रखा था 48 आवर्स इन शिकागो। ओके। एक सुपरस्टार होता है, उसका बेटा भी सुपरस्टार, उसका बेटा स्टार होता है, और उस स्टार को एक लड़की किडनैप करती, ये स्टोरी थी उसकी। अच्छा। और एक 24 आवर्स में कैसे क्या क्या लड़की और लड़की के बीच होता है। तो मैंने कहा भाई सुपरस्टार तो उस वक्त सिर्फ प्ले कर सकते थे तो राजेश खन्ना साहब थे, काका जी, हम उनको काका जी कहते थे। तो काका जी रेडी हो गए, सब चीज़। अब वो डायरेक्टर उन्होंने ले लिया उमर शरीफ साहब को, अश्मित पटेल हीरो थे, और वो अच्छी बहुत नामचीन लड़की थी, वो हीरोइन थी, और रज़ा खान वगैरह सब बहुत अच्छा वो था। और अब वो फिल्म कुछ दिन की शूटिंग हुई रामोजी राव में, और उसके बाद फिर नेक्स्ट शेड्यूल का हम अब तक इंतज़ार कर रहे। अब तक के अब उमर भाई भी नहीं रहे, काका जी भी हमारे बीच नहीं रहे। ये बात है। एक तो ये हुआ, उसके बाद फिर मैंने एक और फिल्म बनाई। मतलब मैंने देखा यार, मैं जहाँ जाऊँ सब बोले सर अंदाज़ अपना अपना 2 कब आ रही है, अंदाज़ अपना। तो मैंने सोचा मैं ही बना देता हूँ। मैंने फंडा अपना अपना नाम के फंडा अपना उसमें जैकी, जॉनी लीवर साहब, और जितने भी हमारे दोस्त, विजू खोटे, जितने भी हमारे दोस्त हो, अहबाब थे, नया लड़का नई लड़की, और लेके वो शुरू की। फिर जब 50% हो गई तो मैंने देखा यार ये क्या मौजज़ा बना दिया है मैंने। इस तरह से मेरी फिल्में कैन्स फेस्टिवल में चली। सर कैसे ये कैन्स वाला जो लॉजिक या इसको मैं कहूँ कि ऐसा क्या प्रोडक्ट था ये जो कि वायरल हुआ सर हर जगह? वायरल हो गया, वायरल है सर हर जगह, ये बहुत फेमस हो रहा है पूरा। जो जिस तरीके से आपने चीज़ें बोली हैं, तो वो लोग के बीच में क्यूरियोसिटी, ये क्या चीज़ है? कैन्स फेस्टिवल ये है कि जो फिल्में हमारी बन के रिलीज़ नहीं हो पाती है, जो फिल्में आधी बन के या पूरी मुकम्मल नहीं हो पाती है, वो उस वक्त तो कैन्स आते थे ना, जिसमें फिल्म रील्स रखे जाते थे। ऑफ कोर्स। तो मैंने उसको कैन्स फेस्टिवल कह दिया कि भाई ये सारी फिल्में कैन्स फेस्टिवल में, कांस फेस्टिवल में, एक कांस फेस्टिवल है और ये कैन्स फेस्टिवल है, कैन्स फेस्टिवल में नॉमिनेट हुई है। बिल्कुल सर। तो बहुत सारी फिल्में हैं ऐसी जो बन के नहीं रिलीज हुई। तो किस चीज़ का आदमी सोब मनाए और दुख मनाए। सर ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आपके दिल की ऐसी तमन्ना हो कि मेरे को अगर आज भी ये रोल मिले तो मैं करना चाहूँगा? मैं तो सब हर रोल करना चाहूँगा सर, लेकिन एक स्पेशल रोल था सर। एक्चुअली मुझे अगर कुर्बानी में अमजद खान साहब का रोल मिल जाए, ओके, आई वुड लव टू डू इट। जो अमजद खान साहब ने जो निभाया किया था कुर्बानी में, वो कॉप का रोल, कॉप वाला। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन वो सब हॉलीवुड फिल्मों के हैं। और हॉलीवुड की इस वक्त हालत आप देख रहे हैं टीवी पे कैसे, अभी तो बहुत बुरी हालत है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। सर, सक्सेसफुल पर्सन या इंसान बनने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए सर? अच्छी तकदीर चाहिए, बिल्कुल। हार्ड वर्क एंड तकदीर, आप समझे। देखिए, हर आदमी सक्सेसफुल होना चाहता है। कौन ऐसा इंसान है नहीं जो सक्सेसफुल नहीं होना चाहता है। और सक्सेस आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत से मिलती है। बिल्कुल। अब वो ऊपर वाला डिसाइड करता है कि इसको कितनी परसेंटेज देना है, परसेंटेज ऊपर वाला डिसाइड करता है। वरना तो आप देखिए कि आज से 30 साल पहले और आज भी, इनफैक्ट ज़्यादा हो गए, ये 3 ही लोग के नाम लिए जाते थे, सलमान, शाहरुख, आमिर। बिल्कुल। तो
हालांकि ऐसी बात नहीं है, बात और भी बाद में लड़के आए, चंद्रचूड़ सिंह आए और भी आए, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए जो ये लोग कर गए, कर रहे हैं रादर। सर ऐसी कौन सी आपके हिसाब से 3 मूवीज़ हैं जो कि आप रिकमेंड करेंगे कि वो लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए जब वो अपने एक्टिंग करियर को और बेहतर करना चाह रहे हैं, सुधारना चाह रहे हैं या उसमें कुछ जान डालना चाहते हैं? सर वो एक है प्यासा, गुरुदत्त साहब की, दूसरी है देवदास, दिलीप साहब की, और तीसरी है अंदाज अपना अपना मेरी। बिल्कुल सर, वो तो बनती है सर। सर कुछ हैदराबाद के बारे में बताइए ना सर ऑडियंस को। कैसी बात करती मियाँ तुम। सर बैगन वाली बात भी सर। बैगन, अब वहाँ बैगन, हर चीज़ में बैगन ढूंढा जाता है, जबकि बैगन वो फल है या वो खाना है जिसमें कोई गुण नहीं होता है। आप समझे, इसके लिए उसको बैगन, बिना गुण वाला फल या फ्रूट का जो भी है वो कहा जाता है। तो बैगना जैसी बातें नहीं नको करते। और परसों ही आए थे ना जब चचा, परसों मतलब 20-25 साल पहले हैदराबाद में, परसों मतलब 20-25 साल पहले। अच्छा, हाँ, ओके। कोई भी आपसे कहे हैदराबादी, कहना परसों ही तो आए थे मियाँ। हाँ, तो 20-25 साल पहले आए थे। 20-25 साल पहले को परसों। ओके। हाँ, खट्टा खट्टा खाते, मीठा मीठा बोलते हैं। लेकिन हैदराबाद का खाना जो है, मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा, एक दिल्ली और लखनऊ के बाद, इनफैक्ट मैं तो हैदराबाद के खाने को सबसे पहले नंबर पे रखूँगा, क्योंकि वहाँ पर जो हैदराबादी बिरयानी फेमस है सर, वो तो हैदराबादी बिरयानी बिल्कुल। और आप देखिए वहाँ का हलीम, सर 2-2 दिन तक उसको घोटते हैं। अच्छा। हाँ, उस घोटा जाता है, एंड इज न्यूट्रिशियस है बहुत। दालों को, दाल जो होती है उसको 2-2, 3-3 दिन तक घोट के फिर वो बनाते हैं। और वहाँ का पत्थर गोश, वहाँ का डबल का मीठा, जितनी मतलब मैं जितनी तारीफ कहूँ उतना कम है। तो हैदराबाद की बात ही अलग है, चार मीनार है वहाँ पर। बिल्कुल सर। सर हमारे वो फेवरेट बिस्किट्स भी वहीं से आते हैं सर, कराची बेकरी। हाँ, कराची बेकरी बिल्कुल, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट, बहुत जायकेदार टेस्ट है। और वहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं। ऐसी बात मैंने देखा काफ़ी टाइम पे मैं कि गॉड फॉरबिड का अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाए, ये हो जाए, तो फौरन दूसरे जो है गाड़ी से उतर के उसकी हेल्प करने भागेंगे, ये करेंगे वो करेंगे लोग भी वहाँ पर। और सब चीज़ बहुत ही लेड बैक है वहाँ पर। 10-11 बजे दुकानें खुलेगी आराम से ना, क्योंकि नवाबों का शहर है। एक तो लखनऊ नवाबों के शहर के लिए मशहूर है, हैदराबाद भी निज़ामों का शहर है। निज़ामों का वहाँ का निज़ाम जैसे है उसी निज़ाम से लोग चल रहे हैं। आज सर आप हमारे राजस्थान की शान जयपुर, द पिंक सिटी ऑफ इंडिया में पधारे हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम सब जो जयपुर के जितने भी लोग हैं, राजस्थान के जितने भी लोग हैं, राजस्थान के बारे में, जयपुर के बारे में कुछ शब्द आपके मुंह से हो जाए आज सर। मैं आपको बताऊं, मैं सबसे पहले राजस्थान आया था आई थिंक 92 या 93 में। ओके। मेरी फिल्म थी धरती पुत्र, उसकी शूटिंग के लिए। और सामोद नहीं, वो जोधपुर में जो पैलेस है ना, उमेद भवन पैलेस में रुका था। हमारे वहीं शूटिंग हुई थी। अच्छा। तो मतलब बहुत ही रॉयल वेलकम मुझे राजस्थान ने दिया और आज तक देते आ रहे हैं और इसी तरह देते रहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम सर जाने जाते हैं
मेहमान नवाजी के लिए। तो बेशक। बिल्कुल। और मेरे मरहूम वालिद ने मुग़ल आज़म में एक राजपूत का जो किरदार निभाया है, तो उसके तोफ़ैल में तो मेरा हक बनता है राजस्थान पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर हमारे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, राजस्थान जयपुर पधारने के लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे बारे में, स्टूडियो के बारे में, पॉडकास्ट कैसा रहा, क्या रहा सर? एक तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी टाइम से आपका प्रोग्राम देखता आ रहा हूँ। आपने बड़े अच्छे अच्छे एक्टरों के साथ इंटरव्यू किया। मैं सोचता रहता था यार मेरा इंटरव्यू कब होगा आपके साथ। और आज ऊपर वाले का शुक्र है, रब का, कि आज वो दिन आ गया कि हम और आप आमने सामने बैठ के बिल्कुल पॉडकास्ट कर रहे हैं। आज काफ़ी आपके जज्बातों की बात हुई है जी, हमारे जज्बात तो आप लोग ने सुन लिए, आपने सुन लिए, दुनिया ने सुन लिया, आपके द्वारा दुनिया सुन लेगी। आपके जज्बात हम कब सुनेंगे? सुनेंगे सर, जल्दी सुनेंगे। बट बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह, मज़ा आया, दिल भर के बात करने का मौका मिला। वरना अक्सर हाँ बहुत कम जगह होता है जहाँ आदमी दिल खोल के बात करता है। हमने दिल खोल के बात की और जो भी बात की एकदम सच बात की, बिल्कुल रॉ बात करिए सर, रॉ बात की है। और जो घटनाएं हमारे साथ घटी है वो शेयर की, बिल्कुल। ये बात है। कुछ आप अपने फैंस को एक मैसेज देना चाहेंगे सर? ये हम लोग जितने भी हमारे लेजेंडरी गेस्ट इस एपिसोड पे आते हैं तो लास्ट में हम लोग ये ज़रूर बोलते हैं कि आपके जितने करोड़ों करोड़ों फैंस हैं जो इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, देखेंगे, पहुंचेगा उन तक, तो एक मैसेज आपकी तरफ से उनके लिए। भाई फैंस तो छत पे टंगाए जाते हैं, चाहने वाले सर, चाहने वाले हमारे। मैं फैन से ज़्यादा उनको कहूँगा हमारी एक्सटेंडेड फैमिली। यस, बिल्कुल। हमारे चाहने वाले जो होते हैं वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होती है। बिल्कुल। और सबसे पहले तो मैं हमारी एक्सटेंडेड फैमिली को 2025 की शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि नया साल आप लोग के लिए खूब खुशियाँ लाए, खूब तरक्की लाए। आप लोग खूब तरक्की कीजिए, खूब अपना नाम रोशन कीजिए। अगर आपके वालिद और वालदा ज़िंदा है तो उनका ख्याल रखिए और एक अच्छा नागरिक बनिए। दूसरे जो तकलीफ़ में हैं उनकी मदद कीजिए, अच्छे इंसान बनिए। बस यही चीज़ काम आएगा यहाँ भी और मरने के बाद भी। बिल्कुल, यही हमारा रिपोर्ट कार्ड है। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेजेंडरी एपिसोड। और आई होप दैट आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब तक आपको सर के बारे में नहीं पता होंगी, वो आपको पता चली होंगी। और ऐसे और लेजेंडरी एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।